2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर सोशल इंजीनियरिंग और इसी के साथ साथ छोटे दलों को एकजुट करने की रणनीति को तैयार करने की विचारधारा पर अब काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। खबरें आ रही हैं कि 8 मंत्री पद खाली हैं, जिसमें से 5 से 6 मंत्री आज बनाए जा सकते हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में आरएलडी, राजभर और इसके साथ साथ दारा सिंह चौहान को भी मंत्री पद मिल सकता है। तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ओम प्रकाश राजभर काफी वक्त से यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो है अपनी तमाम बयानबाजियां कर चुके हैं। इसके साथ साथ वे पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अब वो फाइनल घड़ी आ चुकी है जब गठबंधन में यहां पर ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर से योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तमाम सहयोगियों से यहां सवाल लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस चुनावी रणनीति से, छोटे दलों को संतुष्ट करने की इस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना किला मजबूत कर पाएगी। अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, 8 मंत्री पद अभी खाली है योगी कैबिनेट में, 6 मंत्री आज बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और इसके साथ साथ आरएलडी से एक विधायक को मंत्री बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से देखते हैं, बीजेपी को कितना इसका बेनिफिट मिलता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आचार संहिता से पहले ज़रूर बीजेपी चाहेगी कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार करने का जो बहुत समय से रुका हुआ मामला है उसको पूरा किया जाए। और उसमें अगर हम देखें तो जयंत चौधरी की भी एंट्री हुई है, क्योंकि जिस तरह से लग रहा था कि वो किसानों के मुद्दे पे हो सकता है बीजेपी के साथ ना जाएं, लेकिन जैसा अब लग रहा है संभावना उसके आधार पर ये है कि अब वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। और जो कह सकते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात सामने आ रही है, उसमें जो सुबह सभा के जो अध्यक्ष ओपी राजभर, उनका नाम निकल कर सामने आता है। इसके अलावा जो एसपी से बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह, उनका नाम भी इसमें जो है निकल के सामने आता है। इसके अलावा आरएलडी के 2 विधायकों को मंत्री बनाए जाने की खबर सामने है। दरअसल राजपाल बालियान और दूसरे प्रदीप चौधरी को यहाँ पर कह सकते हैं मंत्री पद दिया जा सकता है। और बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो रामपुर सीट से काफ़ी चर्चित नाम आकाश सक्सेना, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो मोटे तौर पर तो यही है। इसके अलावा इक्का दुक्का नाम होंगे तो वो ज़रूर सामने आएंगे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो ओपी राजभर लगातार मांग कर रहे थे कि वो इस बार होली जो है मंत्री पद के साथ मनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वहीं आरएलडी के जो 2 कह सकते हैं कि विधायकों को मंत्री बनाने की जो खबर सामने है, साथ में इसके लोकसभा के लिए भी जो है बात फाइनल होने वाली है, क्योंकि आज औपचारिक ऐलान भी होने वाला है आरएलडी और बीजेपी गठबंधन का, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर यहाँ पर एक तरीके से आरएलडी लड़ती हुई नजर आएगी। बिजनौर की सीट का नाम आ रहा है और दूसरी बागपत की सीट आ रही है। तो अब कितनी कंफर्मेशन इसमें ये शाम तक पता चल जाएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को भी अब लगने लग गया है कि अगर बहुत दिनों तक मामले को डिले किया गया तो उनके सहयोगी दल उनसे दूर जा सकते हैं। इसीलिए आनन फानन में इस तरह का फैसला किया गया। वैसे में क्या जो ओपी राजभर हैं एकमात्र जो उनको उनकी पार्टी से कह सकते हैं मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या वो इससे एग्री हो जाएंगे या फिर उनकी मांग भी एक से अधिक की रहेगी, ये यहाँ पर देखना होगा। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी और जो दल हैं, क्या वो भी कोई मांग रख सकते हैं, अनुप्रिया पटेल भी कोई मांग रख सकती हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उनकी नाराजगी भी निकल के सामने आए। तो ऐसे में योगी सरकार किस तरह से इसको मैनेज करती है, किस तरह से नामों को फाइनलाइज किया जाता है, ये मेरे ख्याल से आजकल में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को पता है कि अगर इस वक्त पे उनके जो सहयोगी दल हैं अगर उनसे अलग हुए तो ये पार्टी के लिए मेरे ख्याल से हितकारी नहीं होगा, क्योंकि यूपी में बीजेपी की जो जिस तरह का अनाउंसमेंट कर रही है कि इस बार 80 की 80 सीटें वो जीतना चाहती है, तो ऐसे में अपने सहयोगी दलों को साधना होगा और साधने के लिए उसने मंत्री पद का जो अनाउंसमेंट का फैसला किया। मेरे ख्याल से अमन जी, राजभर को यदि मंत्री बना दिया जाता है तो क्या फिर लोकसभा में जो 5 सीटें मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उस फैसले पर भी बीजेपी यहाँ पर मोहर लगाती हुई नजर आई, क्या वहां भी सहमति बन सकती है? देखिए, बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह की खबरें आ रही हैं सुबह सभा के लिए, वो लगभग 1 सीट उनको मिल सकती है। और जो मामला तय हो रहा है कि 1 सीट के आसपास चुनाव लड़ सकते हैं। अनुप्रिया पटेल के लिए भी 2 सीटों की बात कही जा रही है, निषाद के लिए भी 2 सीटों का कहने की खबर आ रही है, आरएलडी भी 2 सीटों पर नजर आती है। तो ऐसे में बीजेपी सोच रही है कि जितनी ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े यूपी में उसके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि 70 से 72 सीटें उसके पास अगर आती हैं यूपी में तो एक बड़ा वर्चस्व वो कायम कर सकती है। इसीलिए जो सहयोगी दल हैं उनको कम से कम सीटें देने पर वो एक तरीके से सहमत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इसमें जो सहयोगी दल हैं क्या वो मान पाएंगे? क्या ओपी राजभर जो 3 से 4 सीटों की बात कर रहे थे वो मानेंगे? क्या जो आरएलडी है 2 सीटों पर वो भी मान जाएंगे? अनुप्रिया पटेल जो 4 से 5 सीटों की बात कर रही थी वो मान जाएंगे?
जाएंगी। तो अभी मेरे ख्याल से पॉलिटिकल जो खेल है वो अभी होना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति को संभालने के लिए बीजेपी ने जो फैसला किया है कि मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, उसको लेकर आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आज या कल में, और उसके बाद पार्टियों का रुख क्या रहता है वो उसके बाद देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं और मंत्री पद बनाए जाने से क्या उनको लोकसभा में भी उतनी सीटें मिल पाएंगी। अक्सर अगला सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर आरएलडी के खेमे से एक मंत्री पद आज मिल सकता है उनको यूपी विधानसभा में। तो ऐसे में क्या जयंत चौधरी अब कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार होते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल दिनेश, अब तो मुझे नहीं लगता इस बात में कोई दौराय है। और एक का आपने जिक्र किया, चर्चा यहाँ दो की है। मंजिल जिस तरीके से यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाते हुए नाम रखी प्रदीप चौधरी और राजपाल बालियान की, दोनों ही रालोद के विधायक हैं। एक यहाँ सादाबाद विधानसभा सीट से चुनकर विधायक आते हैं 2022 में, एक बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं। तो दोनों नेताओं का जिक्र है। अब ऐसे में इन दो नेताओं को योगी कैबिनेट में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर अब मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई दौराय इस बात में रह जाती है कि गठबंधन में आ गए हैं, एनडीए में जयंत चौधरी आ गए हैं। अब देखिए, इससे पहले तक क्या चर्चा थी जयंत को लेकर के, बीजेपी में जाने की जब बात थी, चर्चा थी कि 2+1 2 लोकसभा सीटें, साथ में एक राज्यसभा सीटें, साथ में एक विधायक को, जयंत चौधरी की आरएलडी की एक विधायक को योगी सरकार की मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो राज्यसभा सीट थी वो हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में ये एक प्रमुख वजह मानी जा रही है कि जहां योगी कैबिनेट में, योगी सरकार के मंत्रिमंडल में रालोद के एक विधायक को जगह देने की बात थी, उसे बढ़ाकर के अब 2 किया गया है। 2 विधायकों का जिक्र है, प्रदीप चौधरी, राजपाल बालियान। ये इसीलिए माना जा रहा है कि जयंत चौधरी आरएलडी के हाथ से जो यहाँ राज्यसभा सीट थी वो निकल चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर वो एनडीए में जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता अब ये सवाल भी इसका, या इस सवाल का कोई औचित्य नजर आता है, क्योंकि लगभग अब एनडीए में जा ही चुके हैं और कुछ देर में तो यहाँ पर सरकार में उनके मंत्रियों का नाम भी ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जयंत चौधरी कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से अब बीजेपी या एनडीए खेमे में एंट्री कर चुके हैं। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके से तमाम सहयोगियों को साधने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या जो विपक्ष की तमाम रणनीतियां हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए यहाँ पर बीजेपी हाईकमान इस तरीके के फैसले ले रही है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर विपक्षी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, धराशायी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो सोचेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा फैसला लिया जा सके जिससे ये दल खुश हो जाएं। खुश होने की बात यहाँ पर जिस तरीके से कही जा रही है कि कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर रालोद के 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, ओपी राजभर को भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इसके साथ साथ और भी चेहरों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। दारा सिंह का भी जिक्र किया जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी में थे एक वक्त पर, लेकिन नाराजगी जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में आते हुए नजर आते हैं। प्रदीप का जिक्र करें, जो रालोद के विधायक हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर राजपाल का जिक्र करें तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर इन्हें कैबिनेट में जगह दे देंगे, जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि ओपी राजभर तो यहाँ पर संकेत दे चुके हैं कि बिहार में 2 सीटें चाहिए और उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 सीटें तो उन्हें चाहिए ताकि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी कोई फैसला नहीं करती है, जिसकी वजह से ओपी राजभर बार बार चुनौतियाँ दे रहे हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं जयंत चौधरी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन आज जो फैसला हो जाएगा इससे तय हो जाएगा, जो नाराजगी थी वो नाराजगी भी दूर होगी और नाराजगी के साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़ना उत्तर प्रदेश में एनडीए के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर आने वाले वक्त में अब स्थिति इतनी स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है कि क्या मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं, क्योंकि राजभर यहाँ पर जिस तरीके से एक कैबिनेट मंत्री की मांग करते नजर आ रही थी, उनकी मांग पूरी होती नजर आ रही। दूसरी तरफ बात कर ले तो इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर निश्चित तौर पर चंद्रशेखर को जो 1 सीट देने का ऐलान किया गया उससे क्या संतुष्ट होते नजर आएंगे? मायावती का स्टैंड किस तरीके से रखते हैं? इस पूरे घटनाक्रम में तमाम सहयोगियों को यहाँ पर खुश करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस बार, और साथ ही आप कहें कि जो विपक्ष को लेकर के उनकी रणनीति है, ये दर्शाती है कि वो इस बार जो आंकड़े हैं वो पिछली बार से भी ज़्यादा जो हासिल करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने जिन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया, क्या उस फैसले में वो सफल है? और जहाँ तक मायावती की बात है या चंद्रशेखर आज़ाद की बात है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है। जैसे अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि यादव उनके साथ है,
भाजपा को कितने ज़्यादा वोट करते हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि उतनी ही संख्या में करते हैं। तो दलित भी ठीक उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं। अब इस समय जिस ढंग से इंडिया गठबंधन ये सोच रही है और अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि 60+ सीटों पर वो चुनाव लड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो आसानी से निकाल लेंगे, ये बिल्कुल जो है संभव सी बात नज़र नहीं आती है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के बनने का जो समय था या फिर जब वो बैठकें कर रहे थे उस समय तक भारतीय जनता पार्टी ने सीटों को लेकर के पूरा का पूरा मामला तय कर लिया था। अब देखिए, अगर हड़बड़ी में या आनन फानन में ये सारा का सारा मामला नहीं तय होता तो नीतीश कुमार क्यों चले जाते? क्योंकि आपको सोचना दो तरफा होगा। अगर आप मात्र नीतीश कुमार की बगावत को लेकर के सवाल खड़े करेंगे कि नीतीश कुमार ने बगावत की तो वो जो है सत्ता परस्त हो गए या फिर सत्ता का लोभी व्यक्ति आप उसको करार देंगे, लेकिन आपको आपके अंदर आपके भीतर भी झांकने की ज़रूरत है कि इंडिया गठबंधन क्या वाकई में काम कर पा रहा था। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति होनी चाहिए वहाँ पर अब सबसे कम है। मायावती भले ही विधानसभा में 1 सीट जीतती है, लोकसभा में समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी है वो, लेकिन सवाल ये है कि अगर मायावती जैसा चेहरा आपके साथ नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद अब तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो किस जो है खेमे में जाने वाले, क्योंकि अगर सीट आप नहीं दे रहे हैं, अखिलेश यादव सारा का सारा सीट अपने पास जो है सजो करके रखना चाह रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी बड़ा नुकसान जो है साबित होगा। क्योंकि कई ऐसी सीटें यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर दलित वोटर्स जो है वो निर्णायक स्थिति में है और 5 से 7-8 हज़ार भी वोट इधर से उधर हुआ तो वो सीट अखिलेश यादव और कांग्रेस के खेमे से निकल जाए। कांग्रेस पार्टी को तो आप गिनती में ही नहीं रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब जो है उस समय प्रियंका गांधी के इतने दौड़ भाग करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी कहीं भी परंपरागत सीट को अगर छोड़ करके हम बात करें तो एक भी सीट नहीं निकाल पाती है। तो इस बार का तो मुझे लगता है कि स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय है। देखते हैं अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के किस तरीके से आने वाले दिनों में कदम उठाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन आगामी वक्त में किस तरीके से अपनी रणनीति तैयार करेगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, या फिर यहाँ पर मायावती अलग रहकर अकेले चलकर इस मामले को पूरा त्रिकोणीय मुकाबला बना देंगी और क्या फिर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को झटका हुआ लगता नजर आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।